आपका हमारे YouTube चैनल श्री साई स्टेनोग्राफी पर। मैं हूं शांतानाथ श्रीवास और आज हम यहां पढ़ने वाले हैं आशुलिपि वर्णमाला हिंदी भाग 2। मतलब जिन वर्णाक्षरों को, जिन रेखाक्षरों को हम काट कर लिखते थे उन्हें आज बिना हाथ उठाए लिखना सीखेंगे इस वर्णमाला में। तो चलिए देखते हैं आशुलिपि हिंदी वर्णमाला भाग 2। आशुलिपि हिंदी वर्णमाला भाग 2। भाग 2 अर्थात जिन वर्णाक्षरों को हमने पहले पिछले वीडियो में जैसा कि आपने देखा काट कर लिखते थे, आज उन वर्णाक्षरों को बिना हाथ उठाए लिखना सिखाएंगे। जैसे क एक अग्रगामी रेखा है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। क एक सीधी रेखा है अग्रगामी। ख को काट कर लिखा जाता था। क को काट देने से ख बनता था, जो बीच से काटा जाता था इस तरह से। लेकिन इसको लिखते समय हमें हाथ को उठाकर लिखने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु यहाँ पर हम हाथ को बिना उठाए ख लिख सकते हैं। जैसे कि ऐसा आड़ा डेस लगा दिए और ये हो गया ख। यहाँ पे हमने क्या किया, जो ये बीच में काटे हैं उसको हमने छोटा सा डैश लगा दिया शुरुआत में, तो ये ख हो गया। उसी प्रकार ग बिना काट के ही रहता है। मोटा क को मोटा कर दिए तो ग, और ग को काट दिए तो घ, ये ग को काट दिए तो घ। किंतु यहाँ बिना हाथ उठा लिखने के लिए हम इस प्रकार से डैश लगाकर भी घ को लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार च वर्ग में च को ऊपर से नीचे लिखते हैं। च के बाद लिखते थे छ को काट देने से छ बन जाता है। छ को काट देने से क्या बन जाता है, छ। लेकिन इसको भी हाथ उठाकर काटना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम छोटा सा शुरुआत में डैश निकाल देंगे और इसको लिख देंगे ये छ। ठीक है दोस्तों। इसके बाद ज मोटा हो जाएगा और झ हो जाएगा ये डैश। या इसको पहले कैसे लिखते थे, ऐसा। ठीक। च छ ज झ। अब आ जाएगा ट को इस तरह से लिखते हैं। ट को काट देने से क्या बन जाता था, था। तो ठा को ये ठा हुआ, तो इसको बिना हाथ उठाए इस तरह से लिख सकते हैं। ट ठ और ड को मोटा कर दिए तो ड, और इसको ढ को लिख सकते हैं। ढ को लिखते थे इस तरह से, वो हो जाएगा ऐसा ट ठ ड ढ। त वर्ग में ये एक त हो गया और ये एक अलग ट हो गया। याद रखिए यहाँ पे दोनों अलग अलग त है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यह क्या है, दाया समूह का त है और यह बाया समूह का त है। तो किसी भी हम आगे देखेंगे वर्णाक्षरों को मिलाते समय हम दोनों त का एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे। नियमानुसार एक ही त का प्रयोग होगा एक बार में। त वर्ग में पूरे सारे मतलब त थ द ध चारों वर्णाक्षर से भी हैं अलग अलग, दो अलग अलग, ये दोनों अलग अलग वर्णाक्षर हैं। मतलब ये भी त है और ये भी त ही है। मिलान करते समय उसको आगे पढ़ेंगे। तो ये त और था को लिखेंगे,
था को ऐसे लिखते थे, ऐसे काट के, तो अब यहाँ पे उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा। याद रहे इसको, डैश को अंदर की ओर नहीं लगाना है, डैश को अंदर की ओर नहीं लगाना है। एक बार और देखिएगा कैसे लिखते हैं, ये और ये ऐसा करके, ये हो गया था, था और ये दा को मोटा कर दिए तो दा, और धा था, धा को काट के लिखा जाता था ऐसा, किंतु बिना हाथ उठाए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। याद रखिएगा, ये एक ता है, ये एक ता है, उसी प्रकार ये था अलग है और ये था अलग है। ये समझ में आ रहा है? ये इसको हमने हाथ उठाकर काट कर लिखा है, किंतु इसमें बिना हाथ उठाए था को लिखे हैं। उसी प्रकार इसमें भी, ये इसमें बिना हाथ उठाए लिखे हुए हैं, इसको ये बिना हाथ उठाए हम लोग काट के लिख सकते हैं। था, ठीक। था के बाद आ जाएगा हमारा पावर्ग में प ऊपर से नीचे बाएं से दाएं की ओर, ठीक है। प के बाद फा काट के लिखते थे इस तरह से, उसको बिना हाथ उठाए काटने वाला इस तरह से लिख सकते हैं। ये भी फा हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। फा ब को मोटा कर दिए, प को मोटा कर दिए तो ब बन गया, और भा के लिए ब को काट देने से क्या बन जाता है, भा। ये भा बन गया, लेकिन इसको बिना हाथ उठाए काटने वाला करना है तो ये भा, ब भा ब भा, ठीक है। इसके बाद है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ठीक। इसके बाद है या, तो ये या तो यही बनेगा। रा दो प्रकार से बनता है, ये अलग अलग, एक रा ये है और एक रा ये है। ये ऊपर की ओर लिखा जाता है और ये नीचे की ओर। ये रा के लिए दो वर्णाक्षर, दो रेखाक्षर प्रयोग करते हैं। ये रा ऊपर की ओर जाने वाला रा है और ये नीचे की ओर आने वाला रा है, ठीक है, ठीक। इसके बाद है ला के लिए भी दो वर्णाक्षर, दो रेखाक्षर यूज किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। एक ऊपर की ओर और एक ऊपर से नीचे की ओर, ये, ठीक है। सेम बनता है ये दोनों, लेकिन एक को नीचे से ऊपर लिखा जाता है और एक को ऊपर से नीचे। या ला वा भी सेम ही रहेगा, ये वा, या ला वा। अब आ जाएगा शा या सा या षटकोण का श। तीनों के लिए आशुलिपि में एक ही रेखाक्षर का यूज किया जाता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, वो ये है श। तो स इसमें भी ता जैसा ये सा एक सा है और ये एक सा है। इसमें ये बायां समूह का है और ये दायां समूह का है, ठीक है। ये दायां समूह का है और ये बायां समूह का, ठीक है। इसमें ये दायां समूह का है और ये बायां समूह का। मैं इसको बाद में जब वर्णाक्षरों को और रेखाक्षरों को मिलान करना सीखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक। इसके बाद है श के बाद हा को इस तरह से लिखते हैं, ये नीचे से ऊपर और ये ऊपर से नीचे। प्रत्येक दोनों रेखाक्षर हा है, ये
अकेला एक ह है और ये एक अकेला ह है। वर्णाक्षरों को रेखाक्षरों को मिलान करते समय केवल दोनों में से केवल एक ह का नियमानुसार प्रयोग करते हैं। आगे इसके नियम आएंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है। शाह माँ, माँ कैसे लिखेंगे? तो माँ इस तरह से अर्धचंद्राकार, और इसको उल्टा कर दिए, काट दिए, तो ये भी माँ पढ़ा जाता है। तो इस माँ को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। अब है ना, तो ये ना इधर काट दिए और ये ना बिना काटे और इसको ऐसे काट दिए, तो ये ना हो गया। ठीक है। या इसको अपने सुविधा अनुसार यहां भी काट सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। शाह माना, यह लगावा शाह माना। अब आ जाएगा आपका अढ़ा, अढ़ा और अंगा। ये तो रा को काट देने से क्या बन जाता था? अड़ा। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ये ऐसा। हा को काट देने से अढ़ा और अंगा। ना को मोटा कर देने से अंगा। दोस्तों, वर्णमाला, आशुलिपि वर्णमाला में अड़ा, अढ़ा और अंगा रेखाक्षर तो दिया हुआ है, लेकिन बाद में लिखते समय इन तीनों रेखाक्षरों का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है। तो इतने रेखाक्षरों का प्रयोग इस तरह से बिना हाथ उठाए कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने आशुलिपि हिंदी वर्णमाला पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इनके कुछ डाउट्स। जैसे कि मेरे कहने का मतलब है, जो दो वर्णाक्षर हैं, एक वर्णाक्षर हैं, उनके दो रेखाक्षर हैं, तो उनको किस तरह से प्रयोग करेंगे इसको देख लेंगे। और प वर्णाक्षर, ब वर्णाक्षर, ज वर्णाक्षर और ह वर्णाक्षर के छोटे चिन्हों का भी इस वीडियो में देख लेते हैं, ताकि आपको आगे प्रैक्टिस करने के लिए आसानी हो। तो त जैसे कि त के लिए दो रेखाक्षर प्रयोग किए गए हैं। वर्णमाला में हमने देखा त, थ, द, ध के लिए दो रेखाक्षर प्रयोग किए गए हैं। उसी प्रकार स के लिए दो रेखाक्षर प्रयोग किए गए हैं। र के लिए दो रेखाक्षर प्रयोग किए गए हैं। म और न के लिए दो रेखाक्षर, ह के लिए दो रेखाक्षर प्रयोग किए गए हैं। तो उन्हीं रेखाक्षरों में कुछ डाउट्स हो सकते हैं आपको, तो उनको देख लेते हैं कहाँ पे कौन से रेखाक्षर का प्रयोग करना है और किस तरह से प्रयोग करना है। जैसे कि ता, तो ता वर्ग का ता, था, दा, धा का ये ता हो गया, ये था हो गया, ये द हो गया और ये ध हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि कभी भी हम आगे चल के वर्णाक्षरों को या रेखाक्षरों को मिलान करना सीखेंगे, तब केवल एक त का ही प्रयोग करेंगे नियमानुसार। मतलब जैसे कि हमें लिखना है त और र, तर, ये लिखना है तर, तो त और त और र ऐसा नहीं लिखना है, बल्कि त और र इस तरह से केवल एक त। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि दोनों रेखाक्षर अपने आप में एक त है, ये भी त है और ये भी त है। उसी तरह से ये था है, ये भी था है, ये द है, तो ये भी द है और ये ध है, ये भी ध है। उसी प्रकार श में
तीनों स के लिए जैसा कि हमें पता है एक ही दो रेखाक्षर है, ये स और ये स। आपको बता चुका हूँ, ये बायां समूह और ये दायां समूह। ठीक है, तो प्रत्येक में ये भी एक स है और ये भी एक स है। जैसे कि हमें लिखना है स क, तो स और ये क इस तरह से शक लिखा जाएगा, ना कि स क और क। इस तरह से स क ऐसा नहीं लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार ना के लिए दो, माँ के लिए दो रेखाक्षर प्रयोग में आते हैं, ये माँ हो गया और ये माँ हो गया। हम चाहें तो इसको, इस डेस को शुरुआत में भी लगा सकते हैं या अंत में भी लगा सकते हैं, किंतु इसको हल्का तिरछा ही लगाइएगा, सीधा लगाने से ये अ पढ़ा जाएगा। बाद में पढ़ेंगे स्वर। ठीक है, उसी प्रकार ना है तो ये ना, और इसको पढ़ सकते हैं ये ना। ठीक है, शाहमाना। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों प ब ज ह के चिन्हों को। तो प ब ज ह के चिन्हों को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वर्णाक्षर और रेखाक्षरों को प्रैक्टिस करते समय आप प ब ज ह के चिन्हों का भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आशुलिपि हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो भी हो, शॉर्ट हैंड हो, ये जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, आपकी योग्यता, आपकी स्किल उतनी ही बढ़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ वर्णमाला को आप इतना ज़्यादा रटना नहीं है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना अच्छे से लिख लीजिए ताकि आपको किसी भी वर्णाक्षर में कंफ्यूजन ना हो। किसी भी वर्णाक्षर या रेखाक्षर को लिखते समय आपको कोई भी डाउट ना हो। कहीं भी आप वर्णमाला के किसी भी अक्षर को लिखना चाहें तो आसानी से लिख लें। ज़्यादातर लोगों को प वर्ग, च वर्ग और प वर्ग में कठिनाई होती है, क्योंकि च वर्ग इस तरह से लिखा जाता है और प वर्ग इस तरह से लिखा जाता है। इन दोनों में कठिनाई होती है। कई बार लोगों को र और च में कंफ्यूजन होता है। र इस तरह से लिखा जाता है और च इस तरह से। ध्यान रखिएगा, र नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है, जबकि च वर्ग पूरा ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है। और इसकी जो कोण बनाता है, ये कोण बनाएगा तो ये 30 या 35 अंश का रहेगा। ये आपका हो जाएगा र, और ये जो ऊपर से नीचे आएगा ये हो जाएगा आपका च वर्ग। उसी प्रकार ये आपका प वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और ये ट वर्ग और ये क वर्ग, इस तरह से। ठीक है, आप देखते हैं प ब ज ह के चिन्हों को। प ब ज और ह, इन चिन्हों, इनके छोटे चिन्ह आते हैं। इनके पूरे वर्णाक्षर तो ये हुए प ब ज और ह, किंतु इनके चिन्ह है जो लिखने के लिए, हमारे सुविधा के लिए, बाद में हम लोग जब आशुलिपिक गति से लिखते हैं तब इन वर्णाक्षरों को, पूरे वर्णाक्षरों को लिखने में कठिनाई होती है।
तो लेखक महोदय ने मतलब जिन्होंने मतलब आशु लिपि का आविष्कार किया है, उन्होंने इन वर्णाक्षर के छोटे चिन्ह बताए हैं। उन छोटे चिन्हों को आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और याद रखना है कि बाद में उनके नियम पढ़ेंगे कि कहाँ पे उसका प्रयोग किया जाएगा, लेकिन अभी आप लोगों को केवल उनके चिन्ह और वर्णाक्षर मतलब उनके चिन्हों को अच्छे से प्रैक्टिस में लाना है। तो प के लिए ये इस तरह से छोटा सा, ब के लिए इस तरह से, ज के लिए ये और ह के लिए ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये इस तरह से प ब ज ह। जैसे कि हमें लिखना है पानी, तो पन लिखना है, पन, तो ये पन। जैसे कि हमें लिखना है पाना, तो ये हो गया पन। जबकि ऐसा पन लिखने से हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसमें आउटलाइन हमारा सही नहीं बन रहा है, जबकि इसमें आउटलाइन हमारा सही बन रहा है। उसी प्रकार बन, तो बन बनाने में भी अच्छा नहीं बनेगा, इसीलिए ब न। या हमें लिखना है बराबर, तो बर, इस तरह से बाद में पढ़ेंगे आप। ये हो गया प ब ज ह के शब्द चिन्ह। अभी तो केवल आप इतना ही याद रखिए, वर्णाक्षरों को और इन चिन्हों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्किल अच्छी रहेगी और आप आशु लिपि में पारंगत बहुत जल्दी हो जाएंगे। अभी तो फिलहाल वर्णमाला को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। तो सभी को वर्णमाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम वर्णाक्षरों को, रेखाक्षरों को मिलान करना सीखेंगे। जैसे कि मैं थोड़ा सा भी बता दूं, जैसे कि दो वर्णाक्षर जैसे कि क और म, कम, तो कम को लिखेंगे क और म इस तरह से, न और लिखेंगे म, तो न और म बिना हाथ उठाए। जैसे कि लिखेंगे तर, त र, तो रहेगा त र इस तरह से। तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है।